हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अक्षरनी मैथ में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के लास्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4 यानी कि 4 एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। आज हम मैट्रिक्स की लास्ट एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। आज इसको हम कंप्लीट करेंगे और आज हम मैट्रिक्स की पूरी एक्सरसाइज जितनी भी है, मैट्रिक्स पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए आप। ये 3 क्वेश्चन इस पेज पर हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब चौथा क्वेश्चन कराऊंगा तब उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिलहाल अभी 3 क्वेश्चन है इस पेज पर, तो इन 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या करा, मान लीजिए कि कैपिटल ए बराबर 0010 हो, तो कोई मैट्रिक्स दे रखा 2/2 को कैपिटल ए। तो हमें सिद्ध करना है सभी n बिलोंग टू कैपिटल एन, यानी कि स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल एन के लिए एक स्टेटमेंट दे रखा है, यानी कि कथन दे रखा है। उसको प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू इतना होता है, जहां आई 42 का तत्समक आव्यूह है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन क्या है, मैट्रिक्स दे रखा है। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं। 0010, ठीक है। देन तो हमें क्या प्रूव करना है, तब हमें प्रूव करना है मान लिया Pn जो स्टेटमेंट है कोई, वो ये AI है प्लस BA की होल पावर n इक्वल टू A की पावर ni प्लस A की पावर n i n इंटू A की पावर n माइनस 1 इंटू BA। ये दे रखा है, ये प्रूव करवाना है। जहां I जो है वो 42 का तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें एक क्लास 11th का एक चैप्टर था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसको हिंदी में कहते थे गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो उस चैप्टर का यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। तो क्या करते थे, उसमें कोई स्टेटमेंट दे देते थे इसी तरीके से और कहते थे कि सिद्ध कीजिए कि इतना इक्वल टू इतना। तब हम क्या करते थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे क्लास 11th में। पहली स्टेप में क्या करते थे, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए हम देखते थे कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो n इक्वल टू 1 रखते थे स्टेप 1 में। जब n इक्वल टू 1 रखते थे, LHS इक्वल टू RHS आ जाता था, हम कहते थे कि n इक्वल टू 1 के लिए दिया गया स्टेटमेंट जो है ट्रू है। स्टेप 2 में क्या करते थे, n इक्वल टू k के लिए हम मानते थे कि ये दिया गया कथन जो है वो सत्य है, मानते थे, प्रूफ नहीं करते थे। n इक्वल टू 2 के लिए मानते थे हम। फिर उसके बाद क्या करते थे, n इक्वल टू k के लिए हम मानते थे स्टेप 2 में। और फिर उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करते थे, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो दिया गया कथन को प्रूव करते थे कि सत्य है। जब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, तो n इक्वल टू k के लिए हमने मान लिया है, n इक्वल टू 1 के लिए कर चुके हैं प्रूफ। तो इन 3 स्टेप के बेसिस पे प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम कह देते हैं कि दिया गया कथन जो है वो ट्रू है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। स्टेप 1, स्टेप 5 फॉर n इक्वल टू 1, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे Pn इक्वल टू n की जगह 1 रख देंगे, n की जगह 1 रख दिया तो AI प्लस BA की होल पावर 1 इक्वल टू हो जाएगा A1 इंटू आई प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 इंटू BA। अब आप देख लीजिए कि ये ए की पावर 1 है, तो ये AI प्लस BA ही रहेगा, एक 1 पावर है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की पावर 1 तो ए हो गया, आई ठीक है। 1 इंटू ए की पावर 0, ए की पावर 0 का मतलब 1, किसी की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 इंटू 1 1 हो गई, सही है, तो 1 हो जाएगा। अब बी 1 इंटू बी बी हो जाएगा, तो 1 इंटू बी हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए दिया गया कथन यानी कि स्टेटमेंट Pn जो है वो है n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। कैसा है, ट्रू है, यानी कि सत्य है। ओके, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में हम मानेंगे, माना
n इक्वल टू k के लिए मानते हैं स्टेप 2 में n इक्वल टू k के लिए दिया गया कथन सत्य है। कथन सत्य है, मान लिया हमने, खुद नहीं करना, मान लिया हमने सत्य है तो सत्य है, तो उसमें थोड़ा n इक्वल टू k रख दो। ठीक है, इक्वल सच दैट ai प्लस ba की पावर k हो जाएगी इक्वल टू a की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू a की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए। ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए आप। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये हमने मान लिया n इक्वल टू k के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब क्या करेंगे, हम स्टेप 3 की तरफ आएंगे। उसमें क्या करेंगे, स्टेप 3 में n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे कि दिया गया कथन n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। k के लिए हमने मान लिया, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर चुके हैं। अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेप 3 में अगर प्रूव कर देते हैं हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये LHS इक्वल टू R है, यानी दिया गया कथन सत्य है, तो वो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन सिद्धांत की हेल्प से हम कहेंगे कि LHS जो है RHS के इक्वल है। सही है, जहाँ कैपिटल A जो है मैट्रिक्स दिया रखा है। अब क्या करते हैं, स्टेप 3 में और n इक्वल टू k प्लस 1 रख देंगे। n इक्वल टू k प्लस 1 रखा, रखो इसमें n इक्वल टू k प्लस 1, तो p k प्लस 1 सच दैट ai प्लस ba की होल पावर k प्लस 1 हो जाएगी, इक्वल टू आएगा a n n की जगह पर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 k की पावर k इंटू ba। क्योंकि n की जगह पर जब k प्लस 1 रखेंगे तो माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, n इक्वल टू k आ जाएगा, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस LHS को इस RHS को प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है, ये इसके बराबर है, तो इक्वेशन नंबर इसको बोल दो 2। अब इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मिटाऊंगा, जगह नहीं, इतनी शॉर्ट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस स्टेप फर्स्ट की जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। मुझे इक्वेशन 1 की जरूरत है, तो उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब ये अभी टेकिंग LHS ले लिया है, इस LHS को टेक कर लिया, तो t k प्लस 1 स्टेटमेंट है जो कि k प्लस 1 का वो है ai प्लस ba की पावर k प्लस 1 है, तो मैं तोड़ लेता हूँ उसको ai प्लस ba, तो दोनों सेम है, बड़ा में जाते जुड़ जाती है तो k प्लस 1 हो जाएगा। ये लिखो बात देखिए, तो मैंने इस तरीके से लिया। अब मैं क्या करूंगा, ai प्लस ba की पावर k, इक्वेशन 2 से आप देख सकते हैं ai प्लस ba की पावर k की वैल्यू ये है, तो इक्वेशन 1 से हम इसकी वैल्यू रख देंगे, सॉरी इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन 1 से वैल्यू रखी हमने a के आई प्लस k इंटू a की पावर k माइनस 1 इंटू ba, यही तो हो जाएगा, इंटू ai प्लस ba यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 यूज कर लिया यहाँ पर। अब इक्वेशन 1 की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इक्वेशन 1 को भी मिटा दूंगा क्योंकि मैंने यूज कर लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो a की पावर k है और a है, तो a की पावर k प्लस 1 हो जाएगी, a की पावर k प्लस 1 हो जाएगी, i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो a की पावर 1 है, a की पावर k माइनस 1 है, तो टोटल जो बचेगी k इंटू a की पावर k बचेगी। अब b इंटू b, a की पावर k है इंटू है, तो b आई बी हो जाएगा, i इंटू बी है, ये तो हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली, इससे कर ली, अब इसकी मल्टीप्लाई करना बाकी रह गई है, तो हम क्या करते हैं, बी ए की पावर इसकी बी ए की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की पावर के आई बी ए सिंपल हो जाएगी। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसमें बी ए खाली, इसमें बी है, बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो के इंटू ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगी। ओके, अब क्या करना है, आइडेंटिटी का स्क्वायर देख लीजिए, आई जो है 42 का जो है तत्सम का भी दे रखा है हमें, तो आई जो है कितना है हमारे पास 1001 ये है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू निकालिए आप, 1001 1001। अब इस रो को इस कॉलम पर रख दिए 101 ही रहेगा, इस रो को इस कॉलम पर रख दिए 0 ही रहेगा, इस रो को इस पर 0 ही रहेगा, इसको 0 और 1 यानी कि सेम ही आया।
आई स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर आई, तो यहाँ से हम ए की पावर के प्लस वन आई रख देंगे प्लस। अब यहाँ देख लीजिए आई भी है लेकिन ए की पावर के है, यहाँ पर के इंटू ए की पावर के है, तो ए की पावर के आई भी है, कॉमन ले लीजिए, तो के ए की पावर के आई बी ए, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब ये बता दो वो के इंटू ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें कैपिटल ए की वैल्यू पता है, तो जब हमें कैपिटल ए की वैल्यू पता है तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए कैपिटल ए स्क्वायर ए इतना है, तो ए स्क्वायर कितना होगा 0010 इंटू 0010। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो जीरो 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 जीरो, यानी कि टोटल सब जीरो आ जाएंगे, मैथमेटिक्स आ जाएगा, यानी कि जीरो आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू जब हम जीरो रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा पूरा। तो ए की पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए की पावर के आई बी ए, आई की मल्टीप्लाई जब आई की मल्टीप्लाई जब बी ए से करेंगे, इससे करेंगे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई बी ए आई मतलब ए ही रहेगा, तो बी ए हो जाएगा। ठीक, प्लस ये कुछ हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए ए की पावर के प्लस वन आई ऐसा ही के प्लस वन ए की पावर के प्लस ए की पावर के बी ए, तो ये देख लीजिए आर एच एस आ गए ना, हमें तो इक्वेशन टू से हम कह देंगे कि ए की पावर के प्लस वन लेके चले हम। ठीक है, ए की पावर के प्लस वन एल एच एस लेके चले, आर एच एस आ गई इक्वेशन टू की, सही है, तो हम कह देंगे ये दिस इम्प्लाइज इक्वल टू आर एच एस, तो कह देंगे हम लिखेंगे आगे कि ऑन द बेसिस ऑफ थ्री स्टेप्स वी कैन से दैट by the concept of mathematical induction the given statement is always true या true, always true for n equal to capital N। ठीक है, और हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिखेंगे हम इन तीन स्टेप, अतः तीन स्टेप के बेसिस पे गणितीय आगमन के सिद्धांत से सही है दिया गया कथन जो है सभी n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए जो है सत्य है, बस प्रूफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोई मैट्रिक्स दे रखा है 3x3 का, जिसके हर एलिमेंट जो है 1 है, यानी कि हर एलिमेंट की वैल्यू 1 है, यानी कि यूनिटरी मैट्रिक्स से कितना हो गया वो 1 है यार एलिमेंट वैल्यू। अभी दिखाता हूँ आपको और समझाऊंगा, ऐसा नहीं है, आपको समझाएंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कैपिटल ए की वैल्यू में रखी 3/3 का मैट्रिक्स, तो हमें सिद्ध करा ए की पावर n इक्वल टू दिस। ठीक है, n बिलोंग टू कैपिटल N। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बन के तरह से बस कैपिटल ए की वैल्यू चेंज कर दी और ए की पावर n पुट करवा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3/3 का, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2/2 का। तो 2 वाला करा देता हूँ, 3 वाला आप खुद कर लेना और हिंट भी दूंगा आपको अच्छी तरीके से। पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि ए की वैल्यू दे रखी है कितनी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3/3 का मैट्रिक्स दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि सभी n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए, नहीं सिद्ध कीजिए कि ए की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 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 यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स ही है, वो भी आएगा ही n बिलोंग टू कैपिटल N। ठीक है, ठीक है, ये प्रूव करा रहा है हमको। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा, और दूसरा मेथड ये है कि जैसे ए की वैल्यू ये है, ठीक, अब आप क्या कीजिए ए स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तो पहला मेथड तो आपको मैं करा चुका हूँ, वो उस मेथड से ये उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये दूसरे मेथड से कराता हूँ। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि ए की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, ए क्यूब की वैल्यू निकालना, ठीक है, उस तरीके से कराता हूँ। तो ए की वैल्यू ये दे रखी है, क्या है दिया
है। तो दिया कैपिटल ए बराबर वन 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 वन, ठीक है। अब क्या कीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया आप, वन 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 वन, ठीक। फिर इसकी मल्टीप्लाई वन वन से कर दीजिए, वन 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 वन, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अब जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो थ्री हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ये भी थ्री होगा, 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 ये भी थ्री होगा। आप करके देख लीजिए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको जनरल टर्म में मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। थ्री का मतलब क्या हुआ, थ्री का मतलब हो गया, थ्री का मतलब क्या हो गया, टू माइनस वन, यानी कि थ्री के पावर टू माइनस वन, थ्री के पावर वन, थ्री के पावर वन, यानी कि थ्री आएगा, थ्री के पावर टू माइनस वन, थ्री की 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 पावर टू माइनस वन, ओके, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, यानी कि जब आपने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो थ्री की पावर टू, टू ए स्क्वायर है, यहाँ टू है तो टू आ गया, एन बराबर टू, एन इक्वल टू टू, देख लीजिए एन इक्वल टू एन है तो एन माइनस वन आ रहा है, टू है तो टू माइनस वन आ रहा है। ऐसे ही जब एक क्यूब निकालेंगे तब जो है थ्री की पावर थ्री माइनस वन आएगा, ठीक। थ्री की पावर थ्री माइनस वन का क्या मतलब होगा, तो थ्री की पावर थ्री माइनस वन का मतलब हो गया थ्री की पावर टू। अब तो थ्री की पावर टू हो गया तो यानी कि इसका मतलब हो गया नाइन, यानी कि हर एलिमेंट नाइन नाइन आएगा मैट्रिक्स का, एक क्यूब का, ठीक है। बाकी आप इतना छोड़ देंगे तो आपको शॉर्ट नंबर मिलेगी, आपको एक क्यूब भी निकालना है और चाहेंगे तो एक और भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन एक क्यूब तक ही काफी है आपका, उसी से जनरल वैल्यू पता लग जाएगी, यहाँ जनरल वैल्यू एक की पावर n क्या आएगा। तो एक क्यूब निकाल लीजिए आप, एक क्यूब कैसे निकालेगा, ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, थ्री 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 है, थ्री 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 थ्री, ओके। और ए की वैल्यू कितनी है, वन 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 वन, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी आपस में, थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री थ्री, नाइन हो जाएगा, 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 ओके। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं थ्री की पावर, अभी मैंने क्या बताया था, जब थ्री थी तो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन, तीन का स्क्वायर नाइन होगा, थ्री की पावर थ्री माइनस वन, 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 ओके, याद है। अब ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला, ए फोर निकालोगे आप, ऐसे ही डैश डैश लगा दो और लिख दो, ऐसे ही लिख दो ए फोर, खुद ही लिख सकते हैं आप, थ्री की पावर फोर माइनस वन, 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 ठीक है। जब आप नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे, डॉट डॉट लगा रहा हूँ, यहाँ लगेगा ये डॉट डॉट, ठीक है, ये डॉट डॉट, अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। ए एन की वैल्यू जो आएगी वो क्या जाएगी, थ्री की पावर एन माइनस वन, 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 ठीक। तो आप ये देख लीजिए, हैंस प्रूफ लिख दीजिए यहाँ पर, बस कुछ करना ही नहीं, इसमें प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन थोड़ी लिखा है, जो कि हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, हैंस प्रूफ इक्वल टू दे रखा है, ए की पावर एन प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ हो गया, बस ये तरीका। बाकी पहला तरीका मैंने बता दिया आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप ले लिया होगा आशा करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री में जो है एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का, ठीक है, और हमसे प्रूव करवा रहा है जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में ही रखा है स्टेटमेंट, ए की पावर एन प्रूव करा रहा है, यानी कि ए की पावर एन प्रूव करा रहा है मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो जब मैंने पहला वाला आपको बता दिया तो दूसरा वाला दिया, तीसरा वाला फर्स्ट वाले की तरह कर सकते हैं, और जो पहला क्वेश्चन कराया था
उस मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखिए, आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 तक ले लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्या कह रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए विषम सममित आव्यूह है। ये तो क्वेश्चन कराया भी था एक बार मैंने, एमसीक्यू क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ए तथा बी सममित आव्यूह है, तब हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए जो है वो भी एक सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा, सॉरी सममित नहीं विषम सममित। यानी कि यदि ए तथा बी दो सममित आव्यूह हैं तो हमें ए बी माइनस बी ए की वैल्यू निकालना है, प्रूव करना है वो विषम सममित है। ठीक है, तो ए एंड बी जो सममित आव्यूह रखे कैसे हैं, ए मार्कर को क्या हो जाता है इसको, अभी 3 दिन पहले लिया है ये मार्कर मुझे, ठीक सॉरी हो गया। ए तथा बी दोनों सममित आव्यूह हैं, सममित आव्यूह कहते हैं सममित आव्यूह। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि ए डैश की वैल्यू जो है वो ए के बराबर है और बी डैश की वैल्यू जो है वो भी बी के बराबर है। तब हमें क्या प्रूफ करना, हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी है, ए बी माइनस बी ए जो है कैसा है, वो विषम सममित है। कुछ मत कीजिए, डैश ले लीजिए, अगर इसकी वैल्यू इक्वल आई तो सममित है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं आई, माइनस के इक्वल आई तो विषम सममित है, निकाल लीजिए। तो ए बी का डैश का मतलब क्या होता है, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, ठीक। ए बी का होल डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश, बी डैश इसका होल डैश ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक। बी डैश होल ए डैश का मतलब बी हो जाएगा, क्योंकि बी डैश की वैल्यू बी है, ए डैश की वैल्यू है ये है। तो हम इक्वेशन 1 ये लिख दीजिए यूजिंग 1 माइनस ए भी हो जाएगी। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आप देखिए कि ए बी माइनस बी ए की वैल्यू माइनस के इक्वल आएगी, ए बी माइनस बी ए की डैश की वैल्यू उसके माइनस के इक्वल आई, इसका मतलब क्या होगा, ए बी माइनस बी ए जो है विषम सममित हो गया, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित हो गया। ठीक, प्रूव हो गई ये बात। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह दे रखा है, क्या आव्यूह दे रखा है, बी डैश ए बी, सही है। सिद्ध करना है बी डैश ए बी जो है एक सममित है, सही है, सममित है। ये तभी सममित है यदि ए तथा बी दो ए सममित है, सही है, यदि ए सममित है। अगर ये विषम सममित है तो इसका मतलब ए विषम सममित है, ठीक है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित है अथवा विषम सममित है। यानी कि सममित है, इसका मतलब सममित प्रूव करना कब, यदि ए सममित है, विषम सममित प्रूव करना यदि विषम सममित है। यानी कि अगर ये डैश, क्या पहली बात तो ये हम प्रूव क्या करना है ये देख लीजिए, हमें प्रूव करना है, सबसे पहले क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह डैश ए बी सममित है। यदि मान लिया यदि ए जो है सममित है, सममित है, तब हमें क्या सिद्ध करना, तब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी डैश ए बी जो है क्या है, सममित है, अथवा ए, यदि ए विषम सममित है। सारी कहानी ए के ऊपर डिपेंड है, बी पर मतलब ही नहीं है। कब सिद्ध करना, बी डैश ए बी जो है कैसा, विषम सममित है, ओके। तो अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन मैं सॉल्यूशन की तरफ।
मान लिया ए बी, ए जो है कैसा है, पहले छोड़ दीजिए, बी डैश ए बी निकाल लीजिए, बी डैश ए बी की वैल्यू निकालिए। अगर बी डैश ए बी का होल डैश निकालूंगा तो उसकी वैल्यू बी डैश, तो मैंने बताया था आपको ए बी का होल डैश वो बी डैश ए डैश के इक्वल आया, ठीक। तो इसको मैंने ए बी मान लिया, इसको ए मान लिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ए बी का होल डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बी डैश का डबल डैश हो जाएगा, क्योंकि बी डैश ही है, पहले से बी डैश है, तो बी डैश का डैश हो जाएगा। अब एक बात आपको बताऊंगा, अगर कोई मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स है, मान लीजिए स्टार कोई एलिमेंट है, स्टार है, ठीक। अगर मैं इसका डैश निकालता हूँ, यानी कि 90 डिग्री रोटेट करना है, तो स्टार है आ जाएगा यहाँ पर, ये रो कॉलम बन जाएगी, स्टार है जी वाली रो ये कॉलम बन जाएगी। अगर मैं इसका डबल डैश निकालूं, ए डैश का डैश, किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर लागू होती है प्रोसेस, तो स्टार स्टार तो रो तो कॉलम बन जाएगी, और ये वाली रो भी कॉलम बन जाएगी। अब आप देख लीजिए कि ए की वैल्यू स्टार है थी, तो ए डबल डैश की वैल्यू स्टार है जाएगी, इसका मतलब ए डबल डैश की वैल्यू ए के बराबर आएगी। तो यहाँ से बी डैश की वैल्यू, डबल डैश की वैल्यू बी के बराबर आएगी। तो ए बी का होल डैश क्या था, वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि ए बी का होल डैश जो है वो बी डैश ए डैश होता है। अब बी डैश की वैल्यू बी आ गई, बी डबल डैश की वैल्यू बी आ गई। अब यहाँ तक तो दोनों में पॉसिबल सेम चीज है। अब यहाँ देखिए, यदि एक ऐसा है सममित है, इसका मतलब ए डैश की वैल्यू ए के बराबर आएगी, तब बी डैश ए बी जो कि डैश निकाला है हमने, इसकी वैल्यू जो बी डैश, तो ऐसा ही ए डैश की वैल्यू ए के बराबर आएगी, बी के बराबर आ जाएगी, यानी कि बी डैश ए बी के डैश निकाला तो उसके प्लस के बराबर आ गया, उसके इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, बी डैश ए बी जो है सबमिट है, यही हमें प्रूव करना है। देखो ए सबमिट है, तब हमें सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी जो है सबमिट है, प्रूव हो गया। अतः बी डैश ए बी जो है कैसा है, सबमिट हो गया, सबमिट है। अब मान लीजिए कि ए डैश जो है, ए जो है सममित नहीं है, यानी कि विषम सममित है। अब यहां से देख लीजिए, यदि ए विषम सममित है, ऐसा विषम सममित है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ए डैश की वैल्यू माइनस एक इक्वल आई। कुछ मत कीजिए, ए डैश की वैल्यू एक इक्वल लगी थी, माइनस एक के इक्वल रखोगे तो क्या आएगा, तब बी डैश ए बी की वैल्यू, डैश की वैल्यू, बी डैश ए बी की डैश की वैल्यू, बी डैश ए डैश की वैल्यू माइनस है, अब बी ऐसा ही, तो माइनस बाहर आ जाएगा, बी डैश ए बी हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस के इक्वल आ गई, जब माइनस के इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं लोकेशन करने का। अतः बी डैश ए बी एक ऐसा हो गया विषम सममित, विषम सममित आप हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है देख लीजिए आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आरयू कैपिटल A इक्वल टू गिरेगा 0x 2y y माइनस y z माइनस z समीकरण a डैश a इक्वल टू i को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a डैश की वैल्यू, a की वैल्यू निकालें और i इक्वल रखें, जब उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को तो हमें x y z की वैल्यू मिलेगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन करना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन की। तो देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन, आपको बताते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है, कैपिटल ए दे रखा है, कैपिटल ए दे रखा कितना, कैपिटल ए दे रखा है 0x 2y y माइनस y z माइनस z प्लस z, ओके। तो कह रहा है समीकरण ए डैश इंटू ए को संतुष्ट करता है, ए डैश इंटू
को संतुष्ट करना है तो ए डैश की वैल्यू निकालना सबसे पहले तो चाहिए हमें संतुष्ट कराने के लिए। डैश क्या होता है, पूरा इस रो को इस कॉलम बना दो 0 2 y z, इस रो को इस कॉलम बना दो x y माइनस z, इस रो को इसके अंदर बना दो x माइनस y और ये z। ए डैश क्या संतुष्ट करता है, दिया है आव्यूह कैपिटल ए, समीकरण ए डैश इंटू ए बराबर आई, तो ऐसा करता है संतुष्ट करता है। इसलिए क्या होगा, ए डैश इंटू ए की वैल्यू आई हो गई। ए डैश की वैल्यू कितनी है 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y z इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0 x x और 2y y माइनस y z माइनस z प्लस z। ओके, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी 3x3 के लिए, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है दोनों तरफ, 3x3 से इक्वेशन करेंगे, उन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x3 का ही मैट्रिक्स आएगा, इसलिए 3x3 की आइडेंटिटी ले ली। अब हमें पता नहीं होती कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, तो वो आइडेंटिटी भी जान देते और आगे की स्टेप पर जब हमें यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड हो जाता तो उसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी लेते। लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 3x3 और 3x3 के दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा नहीं वो 3x3 का ही मिलेगा, इसलिए आइडेंटिटी जो है 3x3 की ले ली। तो अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व कीजिए क्या आएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 इंटू 0 एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा पहला। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 xy माइनस xy प्लस का माइनस xy तो 0 आ जाएगा। 0 xz माइनस का हो जाएगा, xz प्लस का हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे पहले कॉलम से तो 0 हो जाएगा, xy प्लस का हो जाएगा, xy माइनस का हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, जब इसकी मल्टीप्लाई 0 इससे करेंगे तो 2 इंटू 2 4y स्क्वायर हो जाएगा, 2y की 2y को 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस तो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना 6y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और आगे जो है इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2yz प्लस का जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का yz, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे फिर अगेन माइनस का yz, यानी कि 2yz माइनस का yz यानी कि 2yz माइनस के हो गए तो माइनस का 2yz और प्लस का 2yz इक्वल टू 0 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आप करके देख लेना, मैं शॉर्ट वे में करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझना है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो zx माइनस का आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस का zx आएगा, तो ये भी अगेन 0 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तब भी 2yz प्लस का आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो yz माइनस का आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो yz माइनस का आएगा, तो माइनस का 2yz प्लस का 2yz ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे z स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि z स्क्वायर आ जाएगा। और इधर आइडेंटिटी है ये 0 1 0 0 0 1। अब इक्वेटिंग कर दीजिए एलिमेंट की, तो इक्वेटिंग कर दीजिए, समानता कंपेयरिंग कर दो, इक्वेटिंग ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड मैट्रिक्स। ओके, तो 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल आई, इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ गई। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए 2 वो 6y स्क्वायर की वैल्यू 1 आई, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 आ गई। ठीक, ऐसे ही जब z की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी तुम्हारी 1 प्लस माइनस 1/√3z, प्लस माइनस 1/√3z, √3 आ जाएगी। ठीक, तो ऐसे x y z की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, 1 2 एक मैट्रिक्स दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है और तीसरा मैट्रिक्स दे रखा है 0 2 x, लेकिन उसमें x दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू तो पता नहीं है हमें, तो x के किस मान के लिए ये इक्वल है ये पूछ रहा है। तो x की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप, और जो है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो एक ही एलिमेंट जो भी एलिमेंट है
जो जैसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आए उसको नल मैट्रिक्स से 0 0 से क्रिएट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दो मैट्रिक्स है, एक्स तीन मैट्रिक्स है लेकिन दो मैट्रिक्स में एक्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 7 तो आप इजीली कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा दूंगा, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 भी कराना जरूरी है। यदि a बराबर 3 माइनस 1 1 2 दे रखा है तो सिद्ध करना है कि a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7i की वैल्यू नल मैट्रिक्स है यानी 0 0 0 आएगी। अब कैपिटल ए जो दे रखा है वो लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 9 भी कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है 9 की तरह है वो आप कर लीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा फिर, और क्वेश्चन नंबर 9 की तरह तो सेम है ये आप कर लेंगे। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, आंसर ही पेस्ट कर दूंगा आपको करा कर कहाँ आप गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है कि आप कर लेंगे खुद ही। क्वेश्चन नंबर 7 पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें दे रखा है यदि कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2/2 का 3 माइनस 1 1 और 2, ओके, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर नल मैट्रिक्स, ये सिद्ध करना है। ठीक, फिर मत कीजिए, ये मैट्रिक्स रखा है और ये सिद्ध करना है, यानी कि इसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स से खुला रहा। तो इसको देख लीजिए, ए स्क्वायर हमें पता नहीं तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले। ए इंटू ए कितना 3 माइनस 1 1 और 2 3 1 माइनस 1 2, ए स्क्वायर निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी कि पहले रो को पहले कॉलम पे गिरा देंगे, इस तरीके से गिरा देंगे। 3 3 9 1 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 1 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 3 माइनस 3 2 इंटू 1 माइनस 1 तो माइनस 5 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 2 4, तो ये 3 हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं, नाउ टेकिंग एलएचएस। एलएचएस टेक कर लिया हमने। ठीक, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i ये टेक कर लिया। ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a, ए की वैल्यू कितनी है 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7i, आई जहाँ 1 0 0 1 2/2 का, बस इसको सॉल्व कीजिए। अब देख लीजिए, अब अगर मैं 8 5 ऐसे ही रहने दिया मैंने अभी, माइनस 5 3 ऐसे ही रहने दिया, माइनस हो जाएगा 3 इंटू 5 3 इंटू 5 15 हो गया, 5 हो गया, माइनस 5 हो गया, 10 हो गया, प्लस 7 0 0 7 हो जाएगा। ओके, अब आप देख लीजिए जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा, जैसे 8 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम तो कितना आ रहा है 7 माइनस का, अब प्लस का 7 ऐड करेंगे तो ये भी 0 आएगा। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5 वो 0 आ जाएगा, और प्लस 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। -5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, तो -5 माइनस माइनस प्लस 5 -5 प्लस 5 हो जाएगा ये 0 प्लस 5 ये हो जाएगा। -5 माइनस 10 -5 वो 3 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 7 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यही तो नल मैट्रिक्स है, कैपिटल ओ। नल मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो कैपिटल ओ होता है, यानी कि बड़ा 0 होता है। वो अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि अगर 2/2 का आ रहा है तब भी कैपिटल होगा, 3/3 का आ रहा है तब भी। 2/2 का आया नल मैट्रिक्स सारे एलिमेंट 0, तो 2/2 का नल मैट्रिक्स हो गया। तो यही प्रूव करना, यही आरएचएस है, आरएचएस हो गया प्रूव। आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा सा एडवांस है। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कर लेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 9 जो एडवांस है वो मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट आपने। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन तो मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू ज्ञात करवा रहे हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा रखा है और एक्स वाई जेड एक्स की वैल्यू निकलवा रहा है। यदि इक्वल है, यदि एक्स
-5 -1 इसके किसके इक्वल है? 1 0 2 के इक्वल है 0 2 1 2 0 3 और एक मैट्रिक्स और दे रखा है क्या है? x4 1 x4 1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स को दे रखा है। तो x का मान बताइए, ये इसके इक्वल दे रखा है, x की वैल्यू दे रखा है हमारे आंसर। तो कैसे करेंगे आप देख लीजिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, इसमें कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स है, 1 2 है, तो यानी कि 1/3। इसका ऑर्डर 3/3 है, 3 कॉलम। इसका ऑर्डर जो है वो 3/1 है। तो आप क्या काम कीजिए, इसकी रो को इसके कॉलम पे गिरा दीजिए तो पहला एलिमेंट मिलता था। अब ये रो को इस कॉलम पे गिरा दीजिए तब भी पहला एलिमेंट, चाहे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए पहले, चाहे इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए पहले, आंसर सेम ही मिलना। तो मैं स्टार्टिंग से कहा हूँ आपको, जब इस रो को इस कॉलम्स पे गिराऊंगा, ठीक, तो पहला एलिमेंट मिलेगा। जब इस रो को इस कॉलम्स पे गिराऊंगा तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा। जब इस रो को इस कॉलम्स पे गिराऊंगा तो तीसरा एलिमेंट मिलेगा, यानी कि रो मैट्रिक्स ही मिलेगा मुझे आपने कहा एक, ठीक। जब इसको इस पे गिराऊंगा तो x हो जाएगा 5 0 हो जाएगा -2 हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा, -5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, तो x -2 आ जाएगा पहला एलिमेंट x माइनस। दूसरा एलिमेंट 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस का और 0 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट माइनस का 10 मिल जाएगा। तीसरा एलिमेंट 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा दूसरा एलिमेंट, और x4 1 ऐसे ही नल मैट्रिक्स ऐसा ही डाल दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करूँगा, जब पहली रो को, अभी मैंने बताया कि जब पहली रो को पहले कॉलम से गिराते हैं तो एक एलिमेंट मिलता है, ठीक। दूसरी पहली रो को जब दूसरे कॉलम से गिराते हैं तो दूसरा एलिमेंट मिलता है, तीसरी रो को जब तीसरे कॉलम पे गिराते हैं तो तीसरा एलिमेंट मिलता है रो का ही। लेकिन अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एक रो हो गई है लेकिन कॉलम जो है 3 है, हमें रो से मतलब है मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 रो हो गई और कॉलम्स भी एक है। जब इस रो को इस कॉलम्स पे गिराएंगे, आगे कॉलम्स है ही नहीं, तो एक ही एलिमेंट मिलेगा। जब इस रो को इस कॉलम्स पे गिराएंगे तो कितना आएगा, x इंटू एक्स, तो x² -2x हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का 2x -8 हो जाएगा। ये जो है नल मैट्रिक्स और इक्वल आ जाएगा। और नल मैट्रिक्स 1/1 का, 2/2 का, 3/3 का सब जो है 0 होता है। तो इसको जो है 0 की फॉर्म में लिख के इस तरीके से लिख देंगे। स्क्वेटिंग कर दो, एक एलिमेंट है वो स्क्वेट कर दे, स्क्वेटिंग ऑन बोथ साइड। तो x² की वैल्यू प्लस 2x से -2x कर जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 आ गई, ठीक। अब x² की वैल्यू 48 आ गई, तो ये कितनी हो गई, 16 3 48। अब आप क्या कीजिए, x बराबर ये 4 हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस लगा लीजिए, यही x की वैल्यू है आंसर। पहले वाले में क्या, यहाँ पर नंबर है कोई, बस यहाँ पर जो है x रखा, यहाँ पर भी नंबर है, उसमें भी ऐसे ही करना, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 में। तो अब मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके पास नहीं हुआ, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पहले समझ लीजिए, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। फर्स्ट बाजार, सेकंड बाजार, दो बाजार है। उत्पादन कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है वो दे रखा है, ठीक है। 10,000 वस्तुएं बेच रहा है, एक्स टाइप की 10,000 वस्तुएं बिक रही है पहली बाजार में, और वाई टाइप की 2,000 वस्तुएं बिक रही है पहली बाजार में, और जेड टाइप की 18,000 वस्तुएं बिक रही हैं फर्स्ट बाजार में, और सेकंड बाजार में नीचे दे रखी है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो डाटा दे दिया। इसके बाद पार्ट ए पार्ट बी दो तरीके से रखा। यदि एक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, यानी कि एक इकाई को, मतलब एक्स टाइप की वस्तुओं को 2.5 रुपए की बेच रहा है, वो एक एक्स की वस्तु, एक वस्तु को, एक्स टाइप की वस्तु को 2.5 रुपए की बेच रहा है, वाई टाइप की 1.5 रुपए की बेच रहा है, जेड टाइप की 1 रुपए की बेच रहा है। तो बाजार में कुल आय यानी कि बिक्री आदि बीजगणित की सहायता से ज्ञात करना, फर्स्ट पार्ट ये। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में, यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक की लागत 2 रुपए है, एक्स टाइप की वस्तुओं को बनाने के लिए 2 रुपए खर्च होते हैं, और बिकती है 2.5 रुपए में, तो यानी कि एक्स टाइप की वस्तुओं को बनाने में जो है
हमें 0.5 यानी कि 50 पैसे का प्रॉफिट है। ठीक है, तो एक्स टाइप की वस्तु को लागत जो है वो लागत जो है 2 रुपए है, और वाई टाइप की वस्तु को बनाने के लिए लागत 1 रुपए है, और जेड टाइप की वस्तु को बनाने के लिए 50 पैसे है। तो प्रॉफिट निकल पा रहा है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम समझाते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, वो समझ गए होंगे आप, और अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10, तीन प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है वो, ठीक है, जिनका वह 2 बाजारों में बेचता है। बाजार फर्स्ट और सेकेंड, एक्स टाइप की वस्तु, वाई टाइप की वस्तु और जेड टाइप की वस्तु। उत्पादन दे रखा है, इतनी वस्तुओं का उत्पादन, मतलब इतनी वस्तुएं बेचता है। 10,000 वस्तुएं बेचता है फर्स्ट बाजार में एक्स टाइप की, और 2,000 बेचता है वाई टाइप की, और 18,000 बेचता है जेड टाइप की। तो 6,000 बेचता है एक्स टाइप की सेकंड बाजार में, 20,000 बेचता है वाई टाइप की सेकंड बाजार में, और 8,000 यानी कि 8,000 बेचता है सेकंड बाजार में जेड टाइप की वस्तुओं को। तो पार्ट ए में क्या कह रहा है, पार्ट ए में आती है, पार्ट ए में कह रहा है यदि प्रत्येक इकाई की लागत, मतलब लागत, हाँ लागत नहीं, तो बिक्री का मूल्य बता रहा है कि एक्स टाइप की वस्तुओं को बेचने के लिए एक्स टाइप की वस्तु की बिक्री, वस्तु की विक्रय मूल्य, टाइप की वस्तु का विक्रय मूल्य, एक एक्स टाइप की इकाई एक्स, एक एक्स टाइप की वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 2.5 रुपए, 2.5 रुपीज है, ठीक। तो 2.5 रुपए है, और एक वाई टाइप की वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, एक का बता रहा हूँ विक्रय मूल्य, वो जो है 2 रुपए है, शायद मे भी 2 ही रुपए होगा, बुक्स में देखते हैं। हाँ 1.5 रुपए, सॉरी 1.5 रुपए। और जो जेड टाइप की, एक जेड टाइप की वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपीज है, 1 रुपीज है, ठीक। तो कह रहा है कि आबियो बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक बाजार में कुल कितनी आय थी, बिक्री कितनी है। सही, फर्स्ट बाजार की अलग और सेकंड बाजार की अलग, सही है। तो फर्स्ट बाजार की बिक्री निकलवा रहा है, तो क्या कीजिए, फर्स्ट बाजार की विक्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य, बिक्री आय, ये आय रेवेन्यू निकाल लीजिए, ये रुपए में निकलेगी, ठीक। वो कितनी आएगी, फर्स्ट बाजार का विक्रय मूल्य, फर्स्ट बाजार का लिख लेते हैं पहले, 10,000 फर्स्ट बाजार का है, 2,000 और 18,000, ठीक। और जो फर्स्ट बाजार में एक्स वस्तु बिकती है वो 2.5 रुपए की बिकती है, जेड वस्तु बिकती है वो 1.5 रुपए की बिकती है, ये 1 रुपए की बिकती है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद एक ही मैट्रिक्स, एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि एक रो है एक कॉलम है, एक ही एलिमेंट आ जाएगा, जो एलिमेंट आएगा वही बिक्री हो जाएगी। तो क्या आएगा, जब 10,000 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 10, 22.5 इंटू 10 25 हो जाएगा, और 000 क्या आ जाएगा, 25,000 हो जाएगा, ठीक। 1.5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 300 हो जाएगा, प्लस 300 हो जाएगा, और 18 की को 1 से करेंगे तो 18 आएगा ही, ठीक। तो ये जो है रुपए में आ जाएगी कितनी, 25 और 3, 25 और 3 28, 28 और 18 46,000 आ जाएगा रुपए। फर्स्ट बाजार की बिक्री 14,000 रुपीज आ गई, ठीक है। ऐसे ही सेकंड बाजार की बिक्री निकाल सकते हैं आप, देख लीजिए आप सेकंड बाजार की बिक्री कैसे आएगी, सेकंड बाजार की बिक्री
बिक्री यहाँ आर बार होती है, ठीक, वो कितनी आ जाएगी 6000, 20000, 8000। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड जो की रहती है लागत 2.5 रुपये, 2.5, 1.5, 1 इससे कर लीजिए, जो आएगी वो जो है एक्स तरीके से सॉल्व कर लीजिए। 6 इंटू 2 25 इंटू 6000 कितना आएगा 15,000, ठीक। जब इस चीज से करेंगे तो जो है तुम्हारा 30,000 आ जाएगा प्लस 8,000 तो वैसा ही है, तो ये हो गया 15 और 30 45, 45 और 8 53,000 हो जाएगा सेकंड बाजार की। फर्स्ट बाजार की बिक्री 46,000 है, सेकंड बाजार की बिक्री जो है तुम्हारी 53,000 है, ठीक। नोट कर लीजिए आप। अब कराता हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हमने, सेकंड पार्ट में पूछा है, ठीक, सेकंड पार्ट में पूछा है हमने, कह रहा है यदि उपर्युक्त वस्तुओं की लागत एक्स, एक एक्स टाइप की वस्तु, एक एक्स टाइप की वस्तु बनाने, एक एक्स टाइप की वस्तु की लागत की वस्तु की लागत यानी कि कॉस्ट दे रखी है, बनाने में कितना खर्चा आता है वो दे रखे हैं 2 रुपए। ऐसे ही एक वाई टाइप की वस्तु बनाने, वस्तु की लागत जो रही है वो दे रखी है तुम्हारी 1 रुपीज, और एक जेड टाइप की वस्तु बनाने की लागत जो दे रखी है वो दे रखी है 50 पैसे यानी कि 0.5 रुपीज। ओके ओके, तो अब क्या कह रहे हैं हमसे, वो कह रहा है प्रॉफिट निकालिए। तो अगर बनाने की लागत ये है और इतनी वस्तु बिक रही है तो एक काम कीजिए, फर्स्ट बाजार को बना, फर्स्ट बाजार की बिक्री जो है, फर्स्ट बाजार में विक्रय मूल्य की लागत निकाल लीजिए, फर्स्ट बाजार की लागत निकाल लीजिए, फर्स्ट बाजार में कितने रुपए लगते हैं वो निकाल लीजिए, रुपए में निकल जाए, ठीक। 10,000, 2,000, 18,000 मैट्रिक्स में लिख लीजिए, और लागत कितनी है 2, 1 और 0.5 है वो लिख लीजिए, जो आएगी, ठीक, कितनी आई 10,000 की मल्टीप्लिकेशन में तो 20,000 हो गई, प्लस 2,000 की मल्टीप्लाई तो 2,000 की आएगी, प्लस 18 इंटू 5 करेंगे तो 18, 5 90 हो जाता तो 9,000 आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, 29, 31,000, यही तो आएगा। देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, 20, 22 और 9 2 11 29, तो फर्स्ट बाजार की लागत इतनी आ गई। अब फर्स्ट बाजार की अगर लागत ये है तो फर्स्ट बाजार में कितना प्रॉफिट होता है वो कैसे आएगा, फर्स्ट बाजार का प्रॉफिट कितना आएगा, अगर फर्स्ट बाजार की बिक्री जो है 46,000 है रुपीज में, उस फर्स्ट बाजार की बिक्री में से फर्स्ट बाजार की लागत घटा दी 31,000, तो जो बचेगा वही जो आएगा, कितना बचा 9 और 6 15,000 रुपीज आंसर हो जाएगा। फर्स्ट बाजार की जो प्रॉफिट था वो 15,000 है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हम, कितना है आंसर, ठीक है 15,000 ठीक है, तो फर्स्ट बाजार का जो प्रॉफिट आया वो 15,000 आया। अब इतना नोट कर लीजिए, आप कर लिया होगा आपने। अब सेकंड बाजार का प्रॉफिट क्या कर दीजिए, कुछ नहीं करना, सेकंड बाजार का प्रॉफिट में ये तो चेंज होगा बस, सेकंड बाजार की लागत निकाल लीजिए सबसे पहले, तो 6,000, 20,000 और 8,000 लागत तो यही है हर वस्तु की, 6 दूनी 12, 12,000, 20 इंटू 20,000, 4 इंटू
4000। तो 12 और 20 32, 32 और 4 36,000 रुपए जो है लागत आई। अब सेकंड बाजार का प्रॉफिट कितना आएगा? सेकंड बाजार का प्रॉफिट क्या करेंगे हम? जो विक्रय मूल्य 53,000 है माइनस जो लागत है वो घटा देंगे 36,000। कितना आएगा? 53 में 36 घटाएंगे 17,000 आएगा आंसर इसका। प्रॉफिट आएगा सेकंड बाजार का प्रॉफिट। तो फर्स्ट बाजार सेकंड बाजार कब हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? आबयू कैपिटल एक्स ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या कहते थे कि एक्स की वैल्यू एलिमेंट की वैल्यू निकलवा रहा है हर क्वेश्चन में एलिमेंट की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें पूरा का पूरा मैट्रिक्स यानी कि आबयू ही निकलवा लिया हमने। क्या कह रहे हैं आप? आबयू कैपिटल एक्स ज्ञात कीजिए यदि कैपिटल एक्स इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 8 -9 2 4 6 है। आप ये आबयू निकलवा रहे हैं। करते हैं अपने इस क्वेश्चन को भी समझते हैं अच्छे तरीके से। तो देखो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि अलग से कुछ नहीं याद रखना है, जो चीज वो बता रहा हूँ आपको। छोटी सी चीज याद रखना, चाहे कैसा ही क्वेश्चन आए इस टाइप का आगे निकालने का, चेंज होके भी आ जाए वो भी आप निकाल देंगे। तो पहले समझ लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कैपिटल एक्स दे रखा है, कैपिटल एक्स इंटू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दे रखा है इक्वल टू दे रखा है -7 -8 -9 और 4 2 4 6। ठीक, ये दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू प्राप्त करना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जैसे इसको इसके पट्टे में तो ला नहीं सकते क्योंकि कैपिटल एक्स लिखा लो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस आबयू को जो निकल पा रहा है इस आबयू को मान लेंगे। अब माने कितना? 2/2 का माने, 3/3 का माने, 2/3 का माने या 3/2 का माने, वो इस तरीके से मानना है। सबसे पहले चेक करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला रिस्पेक्ट वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, इसमें कितनी रो है। जैसे 2 रो है, 2 रो है, ठीक, और 2 कॉलम्स है। तो सेकंड वाले में हम क्या करते थे? फर्स्ट वाले की रो को सेकंड वाले कॉलम पर रखते थे, यानी कि इसमें मिनिमम कम से कम 2 रो तो होना चाहिए, तभी तो पहली रो पहला कॉलम पहला दूसरा कॉलम। तो पहली रो में 2 1 और 2 दो एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो उन 2 एलिमेंट को इसमें रखेंगे। तो यानी कि 2 कॉलम्स, ये तो बात ठीक होगी कि पहला जो कैपिटल एक्स जो होगा उसमें 2 कॉलम्स होंगे, 2 कॉलम्स होंगे। तो इस पूरी रो को, पहली रो को इस पर रख देंगे ताकि इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाए, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाए, तो पहला एलिमेंट मिलेगा। अब दूसरी बात क्या, बाकी तो कोई मतलब नहीं है, तो मिनिमम मान ले तो 2 उसमें जो आएंगे 2 कॉलम्स आएंगे पहले रो में, पहले मैट्रिक्स में। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मानो आप लेट एप्लेक्स मान लो, ऐसा मैट्रिक्स मानो जिसमें 2 कॉलम्स है, ए बी 2 कॉलम्स हो गए, सी डी। अब आपको की 2 तो कॉलम्स हो गए सर, रो कितनी 3 कर ले, तो रो कितनी भी रहने दो, मिनिमम ले लो। तो 2 कॉलम्स है तो 2 कॉलम्स को रो लीजिए। अब क्या कर दीजिए, पुटिंग कर दो, पुटिंग एक्स इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन अवर कंडीशन बी गेट। ठीक, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 7 8 -9 -7 -8 -9 2 4 6। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए इसमें। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a इंटू 1 ए हो जाएगी, b इंटू बी 4 भी हो जाएगी, तो a प्लस 4 भी हो जाएगा। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो पहला एलिमेंट मिला पहले कॉलम्स का। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा दूसरे कॉलम्स का, तो हो जाएगा 2a प्लस 5b। ओके, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 6b हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस 4d, और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2c प्लस 5d। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3c प्लस 6d हो जाएगा। तो ये 3 एक मैट्रिक्स मिल गया 3/3 का, -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है,
ये 2/1 तो 2/3 का मैट्रिक्स हो गया, यहाँ भी 2/3 का मैट्रिक्स है। तो जब 2/3 का ये है 2/3 का इक्वेटिंग कर दो। अब एबीसीडी की वैल्यू निकालना, तभी तो कैपिटल एक्स जो हमने माना वो निकलेगा। तो इन एलिमेंट को यूज करो आपको और एबीसीडी की वैल्यू निकाल लो। तो अपने जो आपको सुटेबल लगे वो ले सकते हैं आप। अब मैं क्या कहता हूँ a+4 भी है और यहाँ पर 3a+6 भी है, तो इसको नहीं लूंगा, तो मैं इसको और इसको ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेटिंग करूँगा, कॉन्सेप्ट इक्वेटिंग एलिमेंट ऑन बोथ मैट्रिक्स, सही है, इन अबव कंडीशंस वी गेट। तो a+4 भी इक्वल टू -7 मिल जाएगा और 2a+5b इक्वल टू -8 मिल जाएगा। इसकी वैल्यू इसके ऊपर आ गई। और दूसरी वाली जैसे यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ देख लीजिए C+4d की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आ गई। 2c+5d लिख लिया मैंने, 2c+5d की वैल्यू किसकी बराबर आई, 4 के। तो ये ले लिया मैंने, ठीक। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो, इसको इक्वेशन थर्ड बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, ठीक। बोल दिया। अब इतना नोट कर लीजिए आप, इसमें साउंड ले लीजिए, ठीक है, हो गया होगा काम। कैपिटल एक्स तो रहने दो, कैपिटल एक्स जो माना है वो तो लिखना ही पड़ेगा, सॉरी बता दिया। क्या माना था, लेट किया था कैपिटल एक्स बराबर ABCD, ये तो क्या था, ठीक है। इसके रिकॉर्ड में देख लेना, उसी अकॉर्डिंग आई थिंक यही किया था, ओके। तो अब क्या करेंगे हम, इसको और इसको यूज कैसे करेंगे। इसमें 2a, इसमें a है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड -2 × 1, ठीक। बी के क्या मिलेगा हमें, 2a+5b -2a-4b इक्वल टू -8 +-+7 × 14। तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 5b में तो b बचेगा, इक्वल टू -8 में से जब 14 घटा देंगे तो 7 बचेगा प्लस का, तो b की वैल्यू 7 आ जाएगी, ओके। b की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो गलती हुई है, कुछ थोड़ी सी गलती तो हुई है फिलहाल, देखते हैं क्या गलती। a+4b इक्वल टू -7, ठीक है। 3a प्लस, कुछ गलती हुई है इसमें, मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से कैपिटल एक्स की माना पुटिंग कर दो, पुटिंग की वैल्यू कैपिटल एक्स पुटिंग खत्म। ABCD, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है, 7 - 8, ठीक है, 2 4 6 है ना, 7 - 8 9 2 4, मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, a+4b 2a+5b 3a+6b c+4d 2c+5d 3c+6d इक्वल टू भाई -7 -8 -9 2 4 6, ओके। अब क्या कीजिए, इक्वेटिंग कीजिए, तो क्या आएगा, a+4b की वैल्यू -7 आएगी, ठीक है। 2a+5b की वैल्यू -8 आएगी, ठीक है। और c+4d की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकंड बोलो, इसको थर्ड बोलो, और 2c+5d की वैल्यू कितनी आई, 4, इसको फोर्थ बोलो, ठीक। इतना नोट कीजिए, बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ जितनी मुझे जरूरत है मिटाने की।
आई थिंक कोई गलती हुई थी या नहीं थी, फिलहाल दोबारा से करा दिया मैंने, कोई डाउट नहीं चाहिए मुझे इसलिए। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन है, तो मैंने क्या करा फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम सेकंड में से 2 इंटू फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दी, दो में फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेगा सब्ट्रैक्ट, तो 2a प्लस 5b माइनस 2a माइनस 4b, ठीक है, माइनस का 4b जाएगा क्योंकि ये a प्लस 4b था, ठीक है, बिल्कुल यही गलती हुई थी वहां पर, जो है यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई थी, ठीक है, तो ये हो गई 5b 4b नहीं 2a, ठीक है, नहीं नहीं 2a 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8 भी आएगा ना, 2 इंटू 4 8 इक्वल टू माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 7, इस तरीके से आएगा, 7 इंटू 14, 7 इंटू 14 हो जाएगा ना, फर्स्ट में हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, अब 2a से कैंसिल आउट, 5b में से 8 भी घटा देंगे तो माइनस का 3 भी बचेगा, इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 7, तो b इक्वल टू माइनस का 7/3, b इक्वल टू माइनस का 7/3 कैसे आ जाएगा, फिर कोई मिस्टेक है, चेक करता हूँ, a प्लस 4 इक्वल टू 7, 2a आगे का 5b इक्वल टू माइनस 8, ठीक है, इन दोनों का यूज करना है मैंने, और 2a प्लस 5 भी ऐसा ही, 2a प्लस 5 भी ऐसा ही, माइनस का 2a माइनस का 4 दूनी 8b इक्वल टू माइनस का 8 का 2 इंटू 7 14 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 14, तो यहाँ पर प्लस का 5 भी हो जाएगा, 8 7 इंटू 8 हो जाएगा, सॉरी 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 माइनस का ये तो ठीक आ रहा है, लेकिन 8 में से 14 घटाएंगे तो 6 आएगा ना, आप भी कमेंट में बता सकते थे, 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो b इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, b इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू माइनस 2 के इक्वल आ गई। अब क्या करता हूँ, b की वैल्यू अगर माइनस 2 है तो इसमें b की वैल्यू पुट कर दो, यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग इन फर्स्ट, तो a माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा, 8 सेकंड ले जाओगे तो इक्वल टू आ जाएगा, a और b की वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ का यूज करता हूँ, इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ वही सेम थी इंटू सेकेंड, 4 इंटू थर्ड, थर्ड इंटू 2, ठीक है, तो फोर्थ क्या है 2c प्लस 5b माइनस, थर्ड क्या है 2c हो जाएगी मल्टीप्लाई 2c का कर दूंगा, तो 2c माइनस का 4 में 8 माइनस का 8b, ठीक, इजिकल टू 2 4 तो पहले ही आएगा 4 माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक, तो 2c से 3c कैंसिल आउट हो जाएगा, 5b में से 6c घटाएंगे तो माइनस का 3d आएगा, 3d बराबर 0, तो d बराबर 0 हो जाएगा। अगर d की वैल्यू 0 है तो यूजिंग d इक्वल टू 0 इन थर्ड में यूज कर लीजिए, थर्ड क्या है c प्लस 4 इंटू डी, 4 इंटू डी, डी की वैल्यू 0 है, इक्वल टू कितनी है, इक्वल टू 2 है, ठीक, इक्वल टू 2 है, तो c बराबर 2 मिल गई, तो ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई। अतः देख सकते हैं, अतः आव्यू x बराबर a की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिए यहाँ पर, a की वैल्यू 1, अतः आव्यू कैपिटल x कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आई -2, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू कितनी आई +2 और d की वैल्यू कितनी आई 0, तो ये आव्यू हो जाएगा कैपिटल x, ये हमें ज्ञात करना था। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, यदि कैपिटल ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए है। सबसे पहले तो ये दे रखा है ए और बी जो है समान कोटि के हैं, यानी कि इसमें ऑर्डर ए का इतना ही ऑर्डर बी का है, और इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए है। वैसे नहीं होता ए बी बराबर बी के इक्वल, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे रखी है ए बी बराबर बी है। तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए, यानी कि जो मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था 11th का कॉन्सेप्ट यूज करके, वही स्टेप का 1 स्टेप 2 स्टेप 3 का यूज करना है। ए बी की होल पावर एन इक्वल टू बी एन होगा, इस पहला तो ये। इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद दूसरा पार्ट की तरह ये समझ लो, इसके अतिरिक्त हमें सिद्ध करना है कि समस्त एन बिलोंग टू कैपिटल ए के लिए ए बी की होल पावर एन इक्वल टू ए एन डी एन होगा। यानी कि 2 पार्ट है, तो मैं फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना। ए तथा बी समान कोटि के आदमी, कोटि के आदमी हैं जो इस प्रकार है कि a इंटू बी की वैल्यू b इंटू ए के बराबर है। ठीक, ए के बराबर है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें सिद्ध करना है, तब सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि ए बी की पावर एन इक्वल टू बी एन इंटू ए। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या है, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ तक सेम है, तब हमें सिद्ध करना है ए बी की होल पावर एन इक्वल टू बी ए की पावर होल पावर एन। फर्स्ट पार्ट में कराता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं है, फर्स्ट पार्ट की पढ़ाई करना हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया, मान लो, माना जो पी एन मान लिया इसको, ठीक है, ए बी की पावर एन इक्वल टू बी एन इंटू ए, स्टेप फर्स्ट, और एन इक्वल टू 1। ठीक, P1 दैट ए बी की पावर 1 इक्वल टू बी की पावर 1 इंटू ए। तो यहाँ से आप देख लीजिए P1 इक्वल टू ए बी आया, इक्वल टू बी आया, ये तो पहले से दिया है। ठीक, ये तो दिया है, इसलिए तो कह सकते हैं, इसलिए एन बराबर 1 के लिए रख सकते हैं। ओके, दूसरा स्टेप 2 में हम क्या करते थे, मान लेते थे, माना एन बराबर के लिए दिया गया कथन कहता है सत्य है। क्या करो, एन बराबर के रख दो, ये है कथन, एन बराबर के रख दिया, तो ए बी की पावर के की वैल्यू जो है बी की पावर के इंटू ए के बराबर आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब स्टेप 3 में क्या इसमें करना है, हमें प्रूव करना है कि एन बराबर के प्लस 1 के लिए जो है ये प्रूव होगा, और एन इक्वल टू के प्लस 1 के 1। कितना नोट कीजिए, तब तक मैं निकाल लेता हूँ। कर लिया होगा नोट आपने ना, अब चलते हैं दूसरे की तरफ, मतलब आगे का क्वेश्चन करते हैं। ठीक, स्टेप 3 में क्या है, तो स्टेटमेंट जो था स्टेटमेंट में डालता हूँ तो गड़बड़ी करता हूँ, हमारे पर अच्छा नहीं है, अगली बार डिस्टर्बेंस नहीं होगी आप। ठीक होगा, पी के प्लस 1 सच दैट ए बी की पावर के प्लस 1 इक्वल टू बी की पावर के प्लस 1।
इंटू ए। तो हमें इसको वैल्यू चेक कर लाना, तो एल एच ले ली, ये प्रूव करना, ठीक। ए बी की पावर के प्लस वन है, ये काम कीजिए, ए बी नहीं एल एच लीजिए, पहले क्या कर दीजिए, ए बी कर दीजिए, ए बी की पावर के प्लस वन कर दीजिए और बी अलग कर लीजिए, ठीक। ए कर लीजिए और बी अलग कर लीजिए, ठीक। अब एक बी की पावर के की वैल्यू हमें फ्रॉम इक्वेशन बनता है, हम मान चुके हैं बी की पावर के इंटू ए, बी की पावर के इंटू ए है फ्रॉम यूजिंग वन, ठीक। अब बी की पावर ए और हमें दिया है ए बी बराबर बी ए है, ठीक है, बी की पावर के ए बी बराबर बी ए है, दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बी की पावर के इंटू बी हो जाएगा, के इंटू ए हो जाएगा, बी की पावर के इंटू बी, बी की पावर के प्लस वन हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा, यही क्या आर एच एस है। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, अतः हम कह सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ गणितीय आगमन सिद्धांत के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। बस ऐसे सेकंड पार्ट आप कर लेंगे। अब आती है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, तीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, लास्ट 3 क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन में, 15 ले लीजिए आप। 13 है, ए बराबर मैट्रिक्स दे रखा कोई इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई, तो हमें निकालना है क्या आएगी वैल्यू इसकी, ए स्क्वायर बराबर आई संतुष्ट कर रहा है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर रखने के बाद रिलेशन बनेगा वो तो निकालना है। उसके बाद यदि एक आदमी सम्मिलित तथा विषम सम्मिलित है दोनों ही है तो क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन है यदि एक वर्ग आदमी इस प्रकार है कि ए स्क्वायर की वैल्यू ए है तो आई प्लस ए माइनस 7 ए बराबर किसके होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए बराबर कितना दे रखा है, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। इस प्रकार है कि ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर है, तो हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी की वैल्यू बराबर। तो हम लेसन पहले तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ओके। अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 0 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे गामा अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का गामा अल्फा 0 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा गामा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा। अब हमें ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दिया क्या ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी 2/2 का है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसकी वैल्यू हमें आइडेंटिटी के इक्वल दे रखी है, आइडेंटिटी मतलब 0 1 0, ठीक। अब इक्वेटिंग कर लो, 0 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, दोनों सेम है, कोई सा भी ले लो। तो इक्वेटिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू जो है वो 1 आ गई, ठीक। तो 1 उस साइड में, ये अल्फा स्क्वायर उस साइड में, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, यही सुनना है। क्वेश्चन 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो वो कौन सा आव्यूह होगा। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मान लो, देखो आव्यूह जो है कई टाइप के होते हैं, लेकिन मेन जो मेजर आव्यूह होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो तत्समक आव्यूह होता है, नल मैट्रिक्स होता है, ये ज्यादा यूज होते हैं, और विकर्ण आव्यूह होता है, ठीक है। तब जब तत्समक आव्यूह में नहीं लगेगी वो चीज तो विकर्ण आव्यूह में तो कोई सवाल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी ही समझ लो 1 0 0 1, तो ये विकर्ण भी है आइडेंटिटी भी है, ठीक। तो अगर मैं इसकी आइडेस निकालूं, ठीक, तो 1 0 है, 1 0 सेम ही रहेगा, आइडेस की वैल्यू आई के बराबर आएगी,
लेकिन कभी भी आई डैश की वैल्यू माइनस आई के बराबर नहीं जाएगी। तो यहाँ कहेंगे कि आई डैश सममित तो है लेकिन विषम सममित नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक अवयव ऐसा है जो सममित भी है विषम सममित भी है, तो आइडेंटिटी भी नहीं है, वो खाली सममित होगा। अब मैं आता हूँ नल मैट्रिक्स की तरफ, जो कि शून्य भी होता है, शून्य भी होता है, ओ जीरो, जिसमें सब एलिमेंट जीरो है। अगर ओ डैश निकालो तो वो भी जो है यही आएगा, यानी कि ओ ही आएगा। अगर ओ डैश निकालो और इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तब भी यही आएगा। तभी तो यही आएगा, जीरो को माइनस में मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उसका। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया कि अगर यदि एक अवयव ऐसा अवयव कि सममित और विषम सममित दोनों है तो वो अवयव सिर्फ नल मैट्रिक्स होगा, यानी कि शून्य अवयव होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो कर देते हैं। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज यदि ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर दे रखी है। वर्ग अवयव यानी कि अवयव जो है 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, लेकिन रो और कॉलम्स दोनों ही इक्वल आएंगी ए अवयव की, ठीक है। तो आई, तब हमें क्या निकालना है, आई प्लस ए की वैल्यू, जो कि आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a की वैल्यू निकालना है, किसके बराबर आएगी। क्यूब खोल लीजिए इसका, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर, ये 3 इंटू ए इंटू आई स्क्वायर हो जाएगी और 3 ए स्क्वायर इंटू आई हो जाएगी, ठीक है, माइनस 7a हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आई स्क्वायर इंटू आई का कितने भी बार मल्टीप्लिकेशन करो वो आई ही आता है, ठीक है, आई आता है, प्लस ए क्यूब है, ए क्यूब को दो पार्ट में तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3a आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी आएगा, ठीक, 3a स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर आएगी, 3a इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा, 3a इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा, माइनस 7a हो जाएगा, ठीक। अब आइडेंटिटी ऐसे ही रख लीजिए, ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर आ रही है तो a इंटू ए हो जाएगा, ठीक, प्लस a इंटू आई ए ही आएगा, तो ये हो जाएगा, प्लस a इंटू आई ए ही हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7a, ठीक। आई प्लस ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू ए है तो ए आ जाएगा, प्लस 3a प्लस 3a 6 से हो जाएगा, माइनस 7 पहले से ही, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा खाली आइडेंटिटी। तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल आएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 15 का। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए अगले वीडियो एडवांस वीडियो बना सकूं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। थैंक यू।